नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत, अभिनंदन। पिछली 2 कक्षाओं के अंदर जो आप लोगों के कमेंट थे, जो वैल्यूएबल कमेंट है, और उन कमेंट्स के माध्यम से कि किस प्रकार से अप्रोच करनी चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद में यानी कई विद्यार्थियों की ये शिकायत रही है, सुझाव रहा है कि आप जो है इसका नाम चेंज करें, क्योंकि इसी से मिलता जुलता सिमिलर नाम YouTube के ऊपर एक और चैनल है, तो इसलिए आप अपना नाम चेंज करना है। आपका जो है लोगो है उसको थोड़ा सा है ना चेंज करना है, तो उसी के लिए आपकी प्रेरणा फिर से एक बार मेरे लिए काम आई। और इस चैनल का नाम जो हम लोगों ने कर दिया है मैथ्स बाय भावेश सर, है ना। जब अब आप इसको YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो आप बहुत जल्दी से जो है आपको ये चैनल वहाँ पर मिल जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैनल मिल गया होगा और आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया होगा। और पिछली 2 कक्षाओं के अंदर जिस प्रकार से हमने प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था, आज की इस कक्षा के अंदर हम कुछ और प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि अपने लाभ हानि से संबंधित टॉपिक्स के हैं। और आपके जानकारी के लिए कि भाई जितने भी अर्थमेटिक का पोर्शन है, प्रतिशत और लाभ हानि है ना, बट्टा है, साधारण ब्याज है, लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर ये उपयोगी है। तो निश्चित रूप से पिछली 2 कक्षाएं भी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आज की ये कक्षा भी निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होने वाली है। तो चलिए कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया हमारा पहला प्रश्न, ठीक है, मैं इसको प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप भी जो है इसको देखें और कोशिश करें इस प्रश्न को हल करते हुए अपने कमेंट्स करने के लिए अपना आंसर दें। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाई क्रय मूल्य का मतलब, चलिए मैं यहां पर कुछ विद्यार्थियों को लिख भी देता हूं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, क्रय मूल्य का अभिप्राय किससे हुआ सर, कॉस्ट प्राइस से। और 16 पेनों का विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य शब्द है वह शब्द अपना आ रहा है सेलिंग प्राइस के लिए। आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य का अभिप्राय जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है, सेलिंग प्राइस। प्रश्न ने जो कहा मैं उसी को यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर यहाँ कन्वर्ट करते हुए लिखना चाहता हूँ। देखिए जब हम इस प्रश्न का हल करते हैं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या है सर, उसको ध्यान देना एक बार। प्रश्न ने कहा 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 12 का क्रय मूल्य, ठीक है ना। 12 का क्रय मूल्य किसके बराबर है सर, 16 पेनों का विक्रय मूल्य है, ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको अनुपात में आप कन्वर्ट कर दें। अब अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको ध्यान देना। जैसे मान लिया मेरे पास में यहां पर एक संबंध है 4x बराबर 5y, और मैं यहां से x अनुपात y को लेना चाहता हूं। तो देखिए y का हम लोग इधर की ओर भाग देने वाले हैं और 4 हम लोग उधर की ओर करने वाले हैं। तो x बटा y बराबर 5/4, यानी कि x अनुपात y किसके बराबर है सर, 5/4 के बराबर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आया होगा। वापस से प्रोसेस समझने का प्रयास करें कि जब आपके पास में 2 पक्ष हैं, है ना, और यहां से x अनुपात y की बात कर रहे हैं, तो इधर से y का पक्षांतर करते हुए भाग देना और लेफ्ट हैंड साइड से 4 का पक्षांतर करते हुए भाग देना। तो x बटा y बराबर 5/4, x अनुपात y किसके बराबर हुआ, 5/4 के। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, ध्यान दीजिए। तो जब हमने कहा 12 का क्रय मूल्य और 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है, और मैं यहां से क्रय मूल्य के साथ में विक्रय मूल्य का अनुपात लेना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब अनुपात की बात करते हैं तो क्या पोजीशन बनती है हमारी, 16:12। वापस से ध्यान देना, जैसे मान लिया हमने अभी डिस्कस किया था 4x बराबर 5y, और यहां से x अनुपात y क्या निकल करके आया था, 5/4 ये आया था ना। तो कुल मिलाकर के जब x और y की बात करेंगे तो क्रम उल्टा है, 5/4। तो मैंने इसको सीधा सीधा यहां पर अप्लाई कर दिया सर, ठीक है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रम उलटते हुए 16:12। तो चलिए सर यहां पर 4 के पहाड़े से मैं इसको काट लेता हूं, और ये 4:3 ये आपका रिजल्ट रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है सर।
यहाँ तक आपके दिमाग में आ गया होगा। ये सीधा सिंपल सा गणित हो गया सर कि भी क्रय मूल्य क्या है इस प्रश्न में। तो दिमाग में आया कि क्रय मूल्य आगे वाला अंक 4 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है, पीछे वाला अंक 3 रुपए है। ठीक है ना। तो यानी कि आप यहाँ पर सोच पा रहे हैं कि क्रय मूल्य खरीदने का भाव 4 रुपया और विक्रय मूल्य बेचने का भाव 3 रुपया। अगर आप 4 रुपए में खरीद करके 3 रुपए में अगर कोई वस्तु बेचते हैं तो आपको लाभ होती है या हानि होती है। तो तुरंत दिमाग में आएगा सर 4 में खरीदेंगे 3 में बेचेंगे तो हमें तो हानि होगी। तो हानि कितने रुपए की हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है। अब इसको ध्यान देना, हानि और लाभ हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर होता है, खरीदने वाले भाव पर होता है। तो 1 रुपए की हानि किस पर हो रही है सर, 4 रुपए वाले क्रय मूल्य पर, और गुणा क्या कर दें 100 से, और 4 के पहाड़ से 100 कट जाएगा 25 बार, तो 25 का 1 से गुणा कितना हो गया सर, 25% हानि। और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 25% हानि के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सवाल जो है बहुत आसान सा प्रश्न रहा है, लेकिन कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसको भी आप ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें। 144 पेन बेचने पर एक व्यापारी को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, यानी 144 पेनों को बेचने पर सेल कर रहा है, व्यापारी को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि का प्रतिशत कितना है। देखिए सर यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, प्रश्न छोटा है, सरल है ना, परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रट लेते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा कीवर्ड है कि जो भी हानि हो रही है या जो भी लाभ हो रहा है वो वस्तु के कौन से मूल्य पर आधारित है, हमें इसके बारे में विचार करना है। ठीक है ना, यानी हमारा प्रश्न, वैसे तो जो लाभ हानि का प्रश्न होता है वस्तु के क्रय मूल्य पर, आधार मान जो होता है वस्तु का क्रय मूल्य होता है, और सामान्यतः हम वस्तु के क्रय मूल्य को ही मान करके प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन इस प्रश्न के अंदर हमें हानि जो है वस्तु के विक्रय मूल्य पर आधारित दे दी है। इसका मतलब मुझे जो पेन का मूल्य है वो विक्रय मूल्य के रूप में मानना पड़ेगा, और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, और हमारा प्रश्न कह रहा है 144 पेन बेचने पर। ठीक है ना, और जब 144 पेन आपके द्वारा बेचे जा रहे हैं, है ना, ये पेन हो गया सर, है ना, इसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर लेना सर। ठीक है, ये जो चीज है चलिए सर, ठीक है, तो हम जो बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि विक्रय मूल्य पर आधारित करना है, तो हमारे सवाल में प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना मान लिया जाए, विक्रय मूल्य 144 रुपए मान लिया जाए। कारण क्या है, हमने 144 पेन बेचे हैं, और जब 144 पेन बेचे हैं इसका मतलब क्या हुआ, एक पेन अगर 1 रुपए में बिकता है तो 144 पेन 144 रुपए में बिकेंगे। अच्छा, एक बात और मैं फिर कह रहा हूं, अंडरलाइन कर लें आप इन्वर्टेड कॉमा के साथ में। क्या चीज है कि यहां जो शब्द है बेचना है, खरीदना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो प्रश्न जिसके ऊपर निर्भर करेगा वह इस दूसरी पंक्ति के शब्द पर निर्भर करेगा कि होने वाला लाभ या होने वाली हानि वस्तु के कौन से मूल्य पर आधारित है। चूंकि इस प्रश्न में दूसरी पंक्ति में होने वाली हानि वस्तु के विक्रय मूल्य पर आधारित थी, इस कारण से एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानते हुए 144 पेन बेचने पर 144 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। अगर दूसरे शब्दों में ये कहता कि 144 पेन खरीदे गए तब भी विक्रय मूल्य को ही मानता मैं, क्योंकि 144 पेन अगर मैं खरीदूंगा तो निश्चित बात है कि खरीदने के बाद ही उन 144 पेन को मैं बेच पाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए दूसरी पंक्ति का शब्द क्या है। तो विक्रय मूल्य अगर एक पेन का 1 है तो 144 पेनों का 144 रुपए। प्रश्न कह रहा है हानि होती है, और हानि क्या होती है, किसके बराबर है, 6 पेनों का विक्रय मूल्य है, और 6 पेन का विक्रय मूल्य, और अभी हमने कहा विक्रय मूल्य को 1 रुपया माना, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य 6 रुपया। तो बताइए सर, अगर विक्रय मूल्य 144 है, हानि 6 रुपए है, तो यहां से लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य निकालना है। अब आपको सोचना है सर कि भी हानि हुई है, हानि होने का मतलब खरीदने का भाव कम रहा है या ज्यादा रहा है। तो आप कहोगे, क्या सोच रहे हैं कि ज्यादा मूल्य पर खरीदा गया और कम मूल्य पर जब बेचा जाएगा तभी हानि होगी। ठीक है ना, तो आप में से जो है कई विद्यार्थियों के कमेंट आने भी शुरू हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि जो आपके आंसर्स आ रहे हैं, काफी विद्यार्थियों के आंसर जो है सही भी है यहाँ पर, बहुत सुंदर सर, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो क्रय मूल्य 144 और 6 जोड़ने पर 150 जोड़ा क्यों गया सर, रटेंगे नहीं हम, कि खरीदने का भाव ज्यादा होने के कारण
ठीक है, तभी हानि होने वाली है। तो क्रय मूल्य आपका 150 रहा। अब हमारा प्रश्न कह रहा है हानि का प्रतिशत कितना है, और जब हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि की बात करेंगे तो 6 रुपए की हानि हुई। किस पर हुई? 150 रुपए के क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का ही हमेशा भाग दिया जाना है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 के पहाड़े से 2 बार, 3 के पहाड़े से 5 बार, और 5 का पहाड़ा जब 2 बार लगेगा तो 2 और 2 का गुणा क्या हो गया सर? 4% हानि। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर ये प्रश्न भी निश्चित रूप से आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न है एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, यानी एन आर्टिकल इज सेलिंग ऑन प्रॉफिट ऑफ 5% की बात कर रहा है। वस्तु को 10% कम मूल्य पर, देखो ये टेक्निकल चीज आ रही है, 10% कम मूल्य पर खरीद कर 534 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो सौदे में 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है सर, तो चलिए इसको बहुत गंभीरता समझना सर। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गणना नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज आपकी कहती है, जिस क्रम में कहती है, उस क्रम को आपको फॉलो करना है। ठीक है, हमारी पहली पंक्ति क्या कह रही है? एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है। वापस ध्यान दीजिए, अगर 5% लाभ पर एक वस्तु बेची जाएगी, इसका मतलब मैं ऐसा मानूं कि 100 रुपए का अगर कोई आर्टिकल है, कोई आइटम है, 5% लाभ की अगर बात करता है तो कितने में बेची जाएगी सर? 105 रुपए में बेची जाएगी। बात समझ में आ गई सर? वापस पंक्ति को पढ़ रहा हूं और उसके साथ के अंदर जो मैंने लिखा उस डायग्राम को आप मैच करने का प्रयास करें। 5% लाभ पर वस्तु को बेचना, तो 100 रुपए की वस्तु 5 रुपए कमाते हुए आप 105 रुपए में बेच रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदने की बात कर रहा है, खरीदा गया होता। मुझे बताइए यहां पर खरीदना क्या है भाई? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमारा इस प्रकार से था, 100 रुपए की वस्तु थी, 5% का लाभ लेते हुए मैंने उसको 105 में बेचा, यानी ये विक्रय मूल्य है। अब मेरा प्रश्न कह रहा है 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता। इसका मतलब क्या है? 100 रुपए का जो आर्टिकल है 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता, यानी 100 पर कैलकुलेशन है, 10% की गणना है, सीधा 10 घटा दें और हमारी स्थिति क्या बन रही है? 90 हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? 10% कम पर खरीदा गया होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 534 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, तो अधिक और कम हमेशा क्या है? अंतर है। और 534 रुपए ज्यादा लेकर के बेचना, इसका मतलब विक्रय मूल्य का अंतर है। भाई पहले कुछ रुपए में बेचा गया, दोबारा से जिस रुपए में बेचा गया वो पहले की तुलना में 534 रुपया ज्यादा है, यानी 534 रुपए अधिक और कम जो भी शब्द रहेंगे वो अंतर है। और यहां पर 534 रुपए अधिक लेने का मतलब विक्रय मूल्य का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता? सौदे में 20% लाभ होता। तो चलिए अभी फिलहाल इस 534 रुपए वाला जो है इस लाइन को स्किप करते हैं। अगर मैं इस लाइन को छोड़ देता हूं तो देखो वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता तो सौदे में 20% का लाभ होता। यानी सौदे में 20% का लाभ कब है? सौदे में 20% का लाभ तब है जब वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीदी गई है। तो ध्यान दीजिए, मुझे 20% लाभ यहां पर लेना है, ठीक है। और 90 का 20% कितना हुआ? 18 रुपए। कैलकुलेशन ध्यान देना, दोनों का गुणा 100 का भाग 2 जीरो कट गए, 9 और 2 का गुणा 18, 90 और 18 जोड़ने पर 108 रुपए। यहां तक वापस समझने का प्रयास करते हैं सर प्रश्न को, ठीक है ना, क्योंकि जो टेक्निकल चीज है वो यहां तक हमारी थी और जो हम लोगों ने यहां डिस्कस कर लिया। वापस से दोबारा से ध्यान देना कि वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, यानी 100 रुपए का आर्टिकल 105 रुपए में बेचा जाता है। सिंपल सी बात है। अब आगे बात हो रही है हमारी 10% कम मूल्य पर खरीदना, यानी 100 रुपए का आर्टिकल 100 में नहीं खरीद करके 100 रुपए का आर्टिकल 90 रुपए में खरीदना। अगर ऐसा है तो सौदे में, यानी जब 10% कम पर खरीदेंगे उस स्थिति में सौदे में 20% का लाभ है, तो 20% का लाभ मुझे अप्लाई करना है। लेकिन किस पर अप्लाई करना है? 90 रुपए पर अप्लाई करना है। तो 90 का 20% 18 और 90 में 18 जोड़ते हुए 108। और ऐसी स्थिति में हमारा जो अंतर क्या रहने वाला है सर? अंतर की जो स्थिति रहने वाली है 3 रुपया। देखिए पहले विक्रय मूल्य 105 था और अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 108 हो गया। इसका मतलब 3 रुपए का क्या हो गया? अंतर हो गया। 3 रुपया विक्रय मूल्य बढ़ करके आया है।
ठीक है ना, अधिक शब्द के साथ में आया है। तो चलिए अपने प्रश्न के आंसर की बात करते हैं। बताइए 534 रुपए अधिक लेकर के बेचना, तो ये 534 रुपए अधिक हमारे इस डायग्राम में किस किस रेस्पेक्ट में है उसका भाग देना है भाई। 100, 105, 108, 90 या 3, तो पता लगा कि 534 रुपए ज्यादा लेना यानी कि अधिक कम अंतर की बात है, और हमारा अंतर जो है 3 रुपया है ना, अंतर जो है वो 3 रुपए अधिक है विक्रय मूल्य का। तो इसमें मुझे 3 का भाग देना है और किससे गुणा करना है। हमारा प्रश्न कहता है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, और वस्तु के क्रय मूल्य की बात की जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो चलिए इस कैलकुलेशन कर लें, अपने प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 3 का पहाड़ा लगाते हुए इसको कैंसिल करें, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 2 बचा, 3 8 24, और कुल मिलाकर के हमारा आंसर क्या है 17,800 रुपए। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न, देखिए टेक्निकली अगर आप करते हैं तो हमारे गणित के प्रश्न बहुत आसान हैं। हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है, केवल छोटे छोटे से प्रतिशत को, जैसे 90 का 20% लेना है, 80 का 15% लेना है, इस प्रकार की गणनाओं के माध्यम से वो प्रश्न बहुत आसानी से और अच्छे से हो सकते हैं। ठीक है, किताबों का तरीका अपने स्थान पर है, नो डाउट वो तरीके भी सही हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो हम लगभग सारी अर्थमेटिक का पोर्शन, सारे प्रश्नों को हम बगैर सूत्रों के हल करने की स्थिति में रहने वाले हैं और रहते हैं। कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हम लोग रोज है ना लगभग 5 से 6 सवाल, 8 सवाल, जैसा समय होगा उसके आधार पर हम इसको हल कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। कोशिश करें आप भी जहां से प्रश्न मिलते हैं उस प्रकार के, उससे मिलते जुलते प्रश्नों को हल करें, वो है ना, तो थोड़े समय के अंदर आपके पास में एक अच्छा खासा मैटर जो है आपके पास में मिल जाएगा। ठीक सर, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है ना, व्यापारी ने दावा क्या किया कि मैं अपना माल जो है क्रय मूल्य पर बेचूंगा। इसका मतलब आप तो हमारे घर के आदमी हैं और जितना रुपए में मेरे पास में माल आया है मैं उतने ही रुपए में आपको देने वाला हूं। यानी दावा क्या, 100 रुपए की अगर वस्तु है तो 100 रुपए में ही मैं आपको बेचने वाला हूं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि माल तोलते समय उसने क्या बेईमानी कर ली, 500 ग्राम के स्थान पर 420 ग्राम ही तोलता है, यानी तोल उसका गड़बड़ चल रहा है, 500 के स्थान पर 420। ठीक है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट परसेंट की बात हमारा प्रश्न कर रहा है। तो चलिए सर देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। अब सबसे पहली बात देखिए, एक प्रश्न हम लोग इसको हल कर रहे हैं, लेकिन जब आप किताबों को देखोगे तो वहां पर 2 से 3 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर एक दावा है व्यापारी का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा। ध्यान देना, और जब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा है इसका मतलब 100 रुपए का माल व्यापारी कहता है मैं आपको 100 रुपए में देता हूं। ठीक है ना भाई, व्यापारी का क्लेम क्या है कि वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आर्टिकल देने वाला है। अब होगा क्या कि प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किस प्रकार से होगा कि वह अपने माल को 10%, ठीक है ना, नुकसान पर, घाटे पर बेचने की बात कर रहा है, 10% कम मूल्य पर बेचने का दावा करता है या 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। तो ऐसी स्थिति में 100 रुपए का आर्टिकल 10% की हानि का मतलब 90 रुपए में बेचने का दावा हो रहा है। बात समझ में आ गई ना, अगर हानि है तो वो कम करते हुए लिखना। और इसी के स्थान पर अगर आ जाए कि व्यापारी जो है अपने माल को 4% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो दावा ये होगा 100 रुपए का माल है, 4% का लाभ है और 104 रुपए में बेचने का दावा करता है। समझ गए ना। तो फिलहाल इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो यहां पर कहा जा रहा है कि व्यापारी का दावा वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का, 100 रुपए का माल 100 रुपए में बेचने का। अब चलिए दूसरी बात करते हैं, वह माल तोलते समय 500 ग्राम के स्थान पर 420 ग्राम तोलता है। तो अब आपको सोचना क्या है, अगर 500 ग्राम के स्थान पर 500 ग्राम तोल देता, इसका मतलब तो उसका दावा सही होता, लेकिन आपने मांगा 500 ग्राम और उसने तोल करके दिया आपको 420 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि आपकी डिमांड का कितना परसेंट तोला है वो आपको देखना है। वापस ध्यान देना जिन शब्दों की बात कर रहा हूं, आपकी डिमांड का कितना प्रतिशत है। देखिए आपकी डिमांड क्या थी, ध्यान दीजिए, यहां पर वास्तविकता हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, रियलिटी क्या है, आपकी डिमांड थी 500 ग्राम, समझ गए ना, और उसने तोल करके कितना दिया 420 ग्राम गुणा 100, यानी आपकी डिमांड का 100% उसने नहीं दिया है।
500 ग्राम के स्थान पर 420 ग्राम देने की बात कर रहा है, और 5 का भाग, 5 8 40, 2 बच गया, 5 चौक 20, यानी आपको 84 रुपए का माल दिया है। क्योंकि अगर वो पूरा पूरा तोल देता है, इसका मतलब तो आपने कहा जितना तोल दिया तो 100 रुपए का माल आपको दे दिया, लेकिन हुआ क्या कि जितनी आपने मात्रा कही थी उसका उसने 84% आपको दिया, और 84% देने का मतलब क्या हुआ कि 84 रुपए का माल आपको दिया है, ठीक है ना। और ये 84 रुपए का जो माल है आपका, यानी ये कितने बेच दिया सर, ये आपको 100 रुपए में बेच दिया है। इसको विशेष रूप से ध्यान देना सर, यानी उसकी हकीकत क्या है उसका पहचानना है, उसका पता लगाना है, और उस हकीकत को यहां पर लिखना है, ठीक है। 420 बटा 500 गुणा 100, और बेईमान व्यापार वाले प्रश्नों में हमेशा बड़ा नंबर नीचे की ओर रहना है, वो प्रतिशत में कन्वर्ट होगा। तो 84 रुपए का माल 100 रुपए में बेचना, और जब 84 का माल आप 100 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 16 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। किस पर हो रहा है, हमेशा क्रय मूल्य पर, या जो भी लाभ है वो छोटे वाले मान पर ही तो होना है। तो 84 रुपए के माल पर, क्योंकि 84 रुपए का जो माल था वो 100 में बेचा गया, और गुणा 100, ठीक है सर। अब इसको आप हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारी पोजीशन 4 के पहाड़े से 4 बार कैंसिल हुआ, 4 के पहाड़े से 21 बार हुआ, और हमारा रिजल्ट क्या रहा, 400 बटा 21। और जब 400 में 21 का भाग देंगे तो 21 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 21, 40 में से 21 घटेगा तो 19, 19 के पीछे 0 यानी 190, 21 का पहाड़ा 9 बार, 21 नम 189, पीछे रहा 1 बटा 21। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा सर, 19 सही 1 बटा 21%, और क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो अपना प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आया, और काफी विद्यार्थियों के कमेंट बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, लगे रहें, बने रहें, ठीक है ना। बस थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि देखिए ये वो काम नहीं है कि जो एक दिन में हम लोग कंप्लीट कर लें, है ना। लगातार अभ्यास, सतत प्रयास, और लगभग अगर आप अपना टारगेट 8 से 10 महीनों का बनाते हैं, और लगातार अगर आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं ना सर, तो 8 से 10 महीनों के बाद में हर परीक्षा के प्रश्न पत्र को आप हल करने की स्थिति में रहने वाले हैं, ठीक है सर। तो चलिए, तो यहां जो विशेष बात थी सर, एक तो दावे का ध्यान रखना है, 100 क्रय मूल्य पर 100, 10% की हानि तो 100 की जगह 90, और अगर 4% 5% का लाभ है तो 104 105 जैसा भी है, लेकिन यहां वास्तविकता लिखना है। आपके दिमाग में आना चाहिए इतना 84 रुपए का माल हमें 100 रुपए में बेच दिया, 16 रुपए का लाभ हो गया 84 रुपए पर, है ना। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो प्रश्न है हमारा, ए ने एक कूलर खरीदा, ठीक है। ए परचेज कर रहा है एक कूलर को, उसने इसे बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ए ने खरीदा है और 20% लाभ लेते हुए उस कूलर को बी को बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया, और सी ने उस कूलर को 11,880 रुपए में खरीदा हो। तो बताओ ए ने वह कूलर कितने में खरीदा था। देखिए सर, हमारा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। देखिए जो भी स्टेटमेंट है आप उसको एक डायग्राम की फॉर्म के अंदर है ना, या मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। देखिए क्या क्रम है, ए ने एक वस्तु खरीदी, ध्यान दीजिए, कूलर खरीदा, ए ने उस कूलर को आगे बेच दिया है सर बी को। जब ए बी को बेचता है तो 20% का लाभ कमा करके बेचता है, ठीक है, और बी आगे बेचता है सी को 10% की हानि के साथ में। कोई कंफ्यूजन है सर? तो ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा और बी ने 10% की हानि पर सी को बेचा, ये प्रश्न कह रहा है। और उसके साथ में क्या कह रहा है, सी ने 11,880 में खरीदा है। तो बताओ ए ने कितने में खरीदा था। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पिछली 2 क्लासेस हम लोगों ने की है, प्रतिशत के अंदर भी हमने एक प्रश्न वहां पर ऐसा डिस्कस किया था। मैं अगर उस प्रश्न की बात कर लेता हूं तो मान लेते हैं एक वस्तु है ना 2 साल पहले खरीदी गई थी। वस्तु का मूल्य पहले वर्ष 20% बढ़ता है, वस्तु का मूल्य दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है, और आज की तारीख में वर्तमान मूल्य जो है 11,880 है। तो 2 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य कितना था। और वहां पर मैंने एक शब्द काम में लिए थे, मैं उन्हीं शब्दों को दोबारा से दोहरा रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि जैसे आप अपनी कॉपी में लिखा करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर जाते हुए, ठीक ठीक उसी प्रकार से आपको यहां लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हुए अपने प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। एक्स केवल सिंबॉलिक रूप से है, उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो आप जब लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले एक्स लिखा जाएगा। 20% की ग्रोथ, 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 120%, 120/100। फिर 10% की हानि, कमी, इसका मतलब हुआ 90/100,
बराबर में कितना है 11,880। ठीक है जी। तो चलिए जब मैं इसको हल करता हूं तो हमारी स्थिति क्या रहने वाली सर, x का पड़ोसी है ना। इसी प्रकार का काम हम लोगों ने प्रतिशत पढ़ते समय भी किया था, ये वाला। इसका आपको पक्षांतर करना है, इसका वज्र गुणा करना है, जो गुणा में है वो भाग में और जो भाग में है वो गुणा में हो जाएंगे। तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी 11,880 गुणा 100/120 गुणा 100/90। बात समझ में आ गई, 11,880 100/120 और 100/90। चलिए सर इसको हल करते हैं कैलकुलेट करते हुए। 1 2 0 ये आपके 100 के 2 0 से कट जाएगा। 12 का पहाड़ा पैर लगा दें, 12 9 108, 118 में से 108 घट गया 10, 10 और 8 108 हो गया। तो फिर 12 9 108 और 0, 9 के पहाड़े से ये काट लेते हैं 11 बार। ठीक है ना, 9 एकम 9। और जब इसको गुणा करता हूं तो ये आपका रिजल्ट क्या रहा सर 11,000 रुपए। यानी कि कहने का मतलब क्या, ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था 11,000 रुपए। और जब मैं इस ऑप्शन को देखता हूं तो ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आसान। देखिए अब टॉपिक हो गए सर दो, एक प्रतिशत के अंदर हमने बात की थी और एक लाभ हानि वाले इस टॉपिक में हमने बात की। लैंग्वेज हमारी अलग है दोनों प्रश्नों में, लेकिन करने का तरीका क्या है, एक है। लाभ हानि कोई अलग चीज नहीं है, जैसे प्रतिशत के कॉन्सेप्ट हैं आप उसी को यूज कर सकते हैं। तो केवल और केवल क्रम आपने ध्यान दिया। प्रतिशत के जो प्रश्न थे उसमें मैंने आपको कहा था समय का क्रम का ध्यान रखना। समय के क्रम में जो पहले आता है उसको पहले लिखना, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और यहां पर क्या करने वाले हैं सर हम, कि जो आपका ऑर्डर चल रहा है, ए के पास में माल था, बी को बेचा, बी ने उसको सी को बेचा, तो इस क्रम को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। चलिए सर बहुत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी 120 रुपए में वस्तु बेची जाती है तो लाभ होता है, उस वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का तिगुना है, 3 गुना है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, 3 टाइम्स की बात कर रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वापस से ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा ढंग से अगर आप पढ़ते हैं तो 120 रुपए में जब वस्तु बेची जाती है तब भी लाभ है। ठीक है, 90 रुपए में जब वस्तु बेची जाती है तब भी क्या है, लाभ है। लेकिन जो पहले वाला लाभ है वो बाद वाले लाभ का 3 गुना है। समझ गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आप इसमें वस्तु का क्रय मूल्य मान करके प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना, कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य। देखो अगर मैं तरीके की बात करता हूं इसको 2 प्रकार से, और 2 प्रकार का मतलब ये है सर कि गणित के एकमात्र विषय सर ऐसा है जिसके ऑप्शन आपकी हेल्प करते हैं और ऑप्शन के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कोशिश करेंगे तो 50 से 60% प्रश्नों के उत्तर आप ऑप्शन के माध्यम से भी दे पाएंगे। तो मैं इस प्रश्न को दोनों ही तरीकों से बात करता हूं कि अगर तरीका यूज करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, और अगर ऑप्शन को यूज करना है तो किस प्रकार से हल करना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए जब तरीके की बात हम लोग करते हैं तो प्रश्न कह रहा है 120 रुपए में बेचना है, लाभ हो रहा है। तो पहली स्थिति के अंदर मुझे बताइए लाभ कितना है। लाभ हो गया सर 120 माइनस एक्स, जहां पर एक्स क्या है सर, वस्तु का क्रय मूल्य हमारे द्वारा एक्स माना गया है। ठीक है ना। तो 120 में बेचा था, एक्स में आपने खरीदा था, बेचने का भाव ज्यादा था, 120 रुपए ज्यादा है, इसलिए 120 में से एक्स घटा देंगे। तो ये पहली स्थिति में लाभ है। और दूसरी स्थिति में लाभ क्या है, अब आप वस्तु को कितने में बेच रहे हो, 90 में बेच रहे हो, तो 90 माइनस एक्स ये आपका लाभ हो गया। और जो प्रश्न है उसके अनुसार हमारी कंडीशन क्या बन रही है, तो प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति में होने वाला लाभ, पहली स्थिति का लाभ दूसरी स्थिति में होने वाले लाभ का तिगुना है, 3 गुना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की आपकी समीकरण बन जाती है। और जब मैं इसको हल करूंगा तो स्थिति क्या रहेगी, 120 माइनस एक्स बराबर 270 माइनस 3x। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि पक्षांतर करने का तरीका छोटे नंबर को बड़े नंबर के पास में ले जाएं और जोड़ दें, घटा दें, जो भी प्रोसेस होता है उसके आधार पर। पता लगा मुझे कि यहाँ पर माइनस का x है और माइनस का 3x, तो छोटा माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा। इधर से 120 छोटा है, 270 बड़ा है, उधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो 270 में से 120 चला गया, 150 हो जाएगा। और यहाँ से x का मान क्या होगा, 150/2,
जो कि 75 हो गया। ठीक है ना, हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है भाई, जो गणित विषय के जानकार हैं, यानी गणित विषय के जानकार का मतलब क्या कि या तो उनके जो है 10th में बहुत अच्छे से आपने गणित पढ़ी है, 11th 12th में गणित बैकग्राउंड आपका रहा है, या बीएससी आपने कर रखी है। ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि हम में से अधिकांश को, है ना, जिनका बैकग्राउंड गणित का नहीं है या गणित का होते हुए भी गंभीरता से गणित विषय का अध्ययन नहीं किया है, तो इस प्रकार की समीकरण बनाते समय कि 3 का गुणा कहाँ करना है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं 1 by 1। और ऑप्शन को यूज करने का मतलब है अधिकांश 3 प्रयास करना है, यानी अधिकतम 3 प्रयास आपको करना है कि भी कोई भी एक ऑप्शन को लेकर के आप उसको सोचें क्या उत्तर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऑप्शन बी की ओर बढ़े, या ट्रायल एंड एरर मेथड इसको आप कह रहे हैं। और अंतिम प्रयास आप करेंगे तीसरे प्रयास में, क्योंकि तीसरा प्रयास या तो उत्तर हो जाएगा, नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहने वाले हैं कि देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये वस्तु के क्रय मूल्य के लिए। भाई मैं समझता हूं कि ये समीकरण भी आपके दिमाग में आ गई होगी सर। ठीक है ना, पहली स्थिति का लाभ 120 में से वस्तु क्रय मूल्य x कम किया, दूसरी स्थिति में लाभ 90 में से वस्तु का क्रय मूल्य x कम किया, और पहली स्थिति का लाभ यानी 120 माइनस x दूसरी स्थिति के लाभ का 3 गुना होना, तो 120 माइनस x 3 गुना 90 माइनस x की, और गणना करते हुए x का मान वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपया हमने प्राप्त कर लिया। चलिए अब दूसरी बात करता हूं, ऑप्शन से कैसे करना। तो ऑप्शन में क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई मेरे पास वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 70 रुपए। आप सोचें ऐसा कि मैंने 70 रुपए में वस्तु खरीदी है और वस्तु खरीद करके मैंने 120 में बेची है। बताइए पहली स्थिति में लाभ कितना हो रहा है सर, 70 रुपए में खरीद करके जब मैं 120 में बेचता हूं तो 50 रुपए का लाभ होता है मुझे। और दूसरी स्थिति वही 70 रुपए का माल है, लेकिन इस बार मैं उसे 90 रुपए में बेचता हूं, तो 70 रुपए का माल अगर 90 में बेचूंगा तो लाभ कितना होगा सर, लाभ 20 रुपए होगा। मुझे बताइए पहली स्थिति का लाभ दूसरी स्थिति का तिगुना है या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है सर, क्योंकि 20 का तिगुना क्या होता है सर, 60 हो जाता है। समझ गए, तो पहली स्थिति में हम लोग अपने उत्तर पर नहीं पहुंच पाए। अब आगे बढ़े, अब मैं सोच क्या रहा हूं कि 72 रुपए में मैंने वस्तु को खरीदा, समझ रहे हो बात को, और 72 रुपए का आर्टिकल जब मैं 120 में बेचता हूं, मुझे बताइए ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते समय 120 में मैंने बेचा है और 72 का माल बेचा है, तो पहली स्थिति में लाभ कितना हो गया सर, ये 28 और 20 48 रुपए का लाभ हो गया। और दूसरी स्थिति में वही 72 रुपए का सामान जब मैं 90 रुपए में बेचता हूं, तो दूसरी स्थिति में बताइए लाभ कितना हुआ, 90 माइनस 72 18 रुपए हुआ। क्या ये 18 से 3 गुना है 48, आप कह रहे हो नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं हुआ था और ऑप्शन बी भी नहीं हुआ था। बात समझ में आ गई ना, तो आप अपने ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और जो चीज मैं लिख कर रहा हूं ये वास्तव में मौखिक रूप से करने की स्थिति है। चलिए तीसरी स्थिति की बात कर लेता हूं मैं। मान लेते हैं हमारे पास में मैंने उस वस्तु को 75 रुपए में खरीदा होता, जो आपका ऑप्शन कह रहा है, और 75 रुपए का आर्टिकल वस्तु अगर मैं 120 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे बताइए कितना लाभ हो रहा है सर। जब ऑप्शन नंबर सी को ट्राई कर रहे हैं तो पहली स्थिति जो लाभ हो रहा है 75 और 120 का डिफरेंस पता लगा 45 रुपए का लाभ हो रहा है। और दूसरी स्थिति में वही 75 रुपए का आर्टिकल है और लेकिन इस बार 90 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 75 का माल अगर 90 में बेचेंगे तो लाभ कितना हो रहा है, 15 रुपए का लाभ हो रहा है। क्या यहां पर 3 गुना हो गया, तो निश्चित रूप से 3 गुना हो गया, 15 तिया 45 होता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आप चाहें तो समीकरण के माध्यम से, और अगर आप चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। और जो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप ऑप्शन के माध्यम से करेंगे सर, है ना भाई, ऐसे प्रश्न जो आपको लगे कि भाई हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, यानी मेरी जानकारी में नहीं है, तो आप एक बार निश्चित रूप से उस प्रश्न को ऑप्शन के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से वो प्रश्न आपका जो है हल हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर जो प्रश्न हम लोगों ने समझे हैं वो निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे। और ये जो भी इस क्लास की पीडीएफ है, यानी जो प्रश्नों का सॉल्यूशन है, वो आपको जो है इस भावेश मैथ्स इस ऐप के ऊपर मिल जाएगा। आप जो है प्ले स्टोर से इस भावेश मैथ्स इस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद में वहां पर जब आप जाएंगे तो उसमें स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल के अंदर जो दूसरा ऑप्शन है जहां पर वीडियो,
तो उस वीडियो सेक्शन के अंदर आपको वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा और वहां पर आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपके लिए ये जो कक्षा है उपयोगी रही होगी और फिर से आप जुड़ेंगे और याद रखेंगे अगली क्लास का समय ठीक है ना, रात को 9 बजे हम अगली क्लास में मिलने वाले हैं। और एक चीज और, जैसा कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि भाई अब अगर आप इस चैनल को आप सर्च करते हैं तो YouTube के ऊपर आप इस नाम से भावेश मैथ्स बाय भावेश सर, इस नाम से जब आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो जल्दी से जो है ये चैनल आपको जो है मिल जाएगा, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपकी डिमांड थी या जो आपकी शिकायत थी कि भाई चैनल ये नहीं मिल पा रहा है ना, इसी नाम से जो है एक चैनल पहले से मौजूद था YouTube के ऊपर, तो इसके कारण थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर कल रात को 9 बजे। ठीक सर, थैंक यू।